नमस्कार सभी साथियों को। आज का लाइव बहुत खास विषय पर, तो जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कुछ जाने सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातें अपने दिमाग से न सोचते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग से नहीं सोचते, वो जैसा उन्होंने सुन लिया उन्होंने वैसा ही मान लिया और वैसी ही अपनी विचारधारा बना लेते हैं। जैसा कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं साथियों की, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मैं स्टूडेंट नहीं रहा। हालांकि पढ़ा जरूर है, लेकिन पढ़ना और समझना दोनों चीज अलग है। 12वीं क्लास तक पढ़ा है, लेकिन पढ़ना और समझना अलग है। वो पढ़ते थे सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि एग्जाम होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें याद करो, रट्टा लगाओ और अपनी आंसर कॉपी में उन्हें लिख दो और नेक्स्ट क्लास में हो जाए, अगली कक्षा में हो जाए। इसके अलावा कोई मेरी इस चीज में रुचि नहीं रही और ज्यादातर विद्यार्थी करते भी ऐसा ही हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है और वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते, उसे रटते हैं और जो ही आंसर कॉपी में उतार देते हैं उसके बाद हम भूल भी जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि फालतू का डाटा दिमाग कभी भी नहीं रखता अपने पास। जिस चीज को हम फालतू की चीजें सोचते हैं वो चीजें हमारे दिमाग से डिलीट बहुत जल्द हो जाती है, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि इन चीजों की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो ही हम ये सोच लेते हैं कि इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो वो डाटा हमारे दिमाग में स्टोर नहीं रहता। ये चाहे पढ़ाई की बात हो या हम हमारी आम लाइफ में इतने व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें याद क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है साथियों, वो अपने काम तक ही होती है। कि जो व्यक्ति हमारे लिए काम का होता है, हम सिर्फ उसी को अपने दिमाग में रखते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग में जो भी डाटा होता है, जो भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। अरे भाई मैं काम लग रहा हूं, मन कोई टाइम को नहीं हुए। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं उनसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इतना ही पढ़ा था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे रुचि थी जो मेरी, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में रुचि थी, ज्योग्राफी में मेरी रुचि थी, राजनीति शास्त्र में रुचि थी। वो चीजें कुछ लंबे समय तक याद रही। लेकिन आज जो हालात है देश की, पहले इसी प्रकार से हम भी लोगों के जब बचपन था भाषण सुनते थे, ऐसी ही विचारधारा दिमाग में होने लगती थी कि ये पढ़े लिखे हैं, ये जो लोग बातें बता रहे हैं ये एक्चुअली में सही बता रहे होंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये बड़े हैं। लेकिन अब पता चला कि वो जो लोग बताते हैं, भाषण देते हैं, जो लीडर बनते हैं, वे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी हमें देते हैं। कि हमारा जो समाज है साथियों, इस समाज को बहुत ज्यादा तोड़ा गया है। जैसा कि आप सभी ने पता है कि जो अंग्रेजी शासनकाल रहा है हमारे देश में, अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो,
द सेम पॉलिसी इज गोइंग ऑन नाउ इट इज। आजकल भी वही सेम पॉलिसी चल रही है और इसको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा कि इसको बदल दिया जाए। और यह इतना बदलना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति उठे और उसे एकदम से खत्म कर दे। जैसे बहुत सारे साथी यहाँ फेसबुक पर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं भी, जो पश्चिम बंगाल है वहां पर मोदी जी राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं कर रहे। भी वो सोच समझ कर नहीं कर रहे। उन्हें भी पता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन वो जो डिसीजन लेंगे, जो हम आम आदमी हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी सोच से उनकी सोच तो बहुत ज्यादा एडवांस होगी कि उन्होंने कब लगाना है, कैसे करना है, क्योंकि वो देश चला रही है। तो आज का जो विषय है मेरा साथियों, जो मेन जो चीज मैंने देखी है और पढ़ी है और कुछ मंथन किया है कि बहुत बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आलोचना होती है, क्योंकि चाहे कोई कितना बड़ा भी नेता हो, कोई कितना बड़ा साधु संत हो, कोई कितना बड़ा व्यापारी हो, उनकी आलोचना तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी आलोचना होती है, उनके गुणों का भी बखान करते हैं लोग और उनकी आलोचना भी होती है। जो एंटी जो होते हैं वो उनके देखेंगे कि इस व्यक्ति की आलोचना कैसे की जाए। तो जो स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ उसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। हमने मतलब अकॉर्डिंग टू जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ। लेकिन उस आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश को गुलाम रखना चाहते थे? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेज हमारे देश को गुलाम रखना चाहते हो। तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, और ना ही जितने उनके समर्थक थे उनको कहा कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें। ऐसी क्या वजह थी? तो साथियों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर जोर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बातें। जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो लोग आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे या दे चुके थे, उनकी हालात आपके सामने आज भी है कि उनके परिवारों को आजादी के बाद कुछ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम भगत सिंह को ले, राजगुरु चंद्रशेखर को ले, उनके परिवार को एक्चुअली में मिला क्या? कुछ नहीं। मंगल पांडे जिन्होंने मेरठ की छावनी में 1857 की समय से पहले ही शुरुआत कर दी, क्योंकि नहीं रुका गया। जब ये पता चला कि ये जो कारतूस है, जो कारतूस आपको थमाए गए हैं, इनमें सूअर और गाय की मांस की चर्बी लगी हुई है, तो 30 तारीख तक का इंतजार नहीं कर पाए। वो उन्होंने 10 मई को ही क्रांति का बिगुल बजा दिया। फिर उनके परिवार को, उनके फैमिली को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे,
फॉर एग्जाम्पल बड़े लीडर्स कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विशेष तौर पर यही थे बड़े लीडर्स। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात समझ चुके थे कि ये जो लोग आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इनका आंदोलन आजादी के लिए नहीं है, यानी कि देश की आजादी के लिए आंदोलन नहीं है। इनका जो आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं। इन लोगों ने देश की क्या हालत रहेगी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आजादी के बाद जिन घरों से मुख्यमंत्री बने, जिन घरों से सांसद एमएलए बने, तो वे उन्हीं राजघरानों के थे जिन राजघरानों ने अंग्रेजों का हमारे देश में साथ दिया था। और जो एक्चुअली में जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के परिवारों को कुछ भी नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल तात्या टोपे का परिवार आज भी चाय की दुकान किए हुए बैठे हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिला। तो बाबा साहब को पता था कि इन्हें कुछ नहीं मिलना जुलना, बस सिर्फ क्या है कि इतना होगा कि ये गोरे अंग्रेज है, ये चले जाएंगे और गोरे अंग्रेजों से भी खतरनाक फिर यहां काले अंग्रेजों का राज हो जाएगा। और जो बाबा साहब जिस मिशन पर लगे हुए थे वो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कि आप जाओ भारत छोड़ दो और हमें लूटने दो। इनका यह मकसद था कि आप जाओ, आपने बहुत लूट खसोट कर ली, अब हम लूटेंगे। देश की जो सामाजिक जो व्यवस्था खराब थी उसको सुधारने की कोई बात नहीं कर रहा था। बात थी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कि आप छोड़िए और हम सत्ता लेंगे। और बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे समाज में। उन्हें पता था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद भी कुछ सुधार नहीं होने वाला। और साथियों, जो बाबा साहब ने जो काम किए हैं, जो लोग मंचों से गिनवाते हैं बाबा साहब के काम, वो काम देश को आजाद होने से, आजादी मिलने से पहले ही बाबा साहब ने करवाए थे। अब नोट करने की बात ये है कि उधर आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन बाबा साहब उस समय जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर भूपेंद्र चौबारा अलड़िया जी नमस्कार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय प्रयास कर रहे थे कि मजदूरों को जो 14 घंटे अंग्रेज काम करवा रहे हैं खदानों में, फैक्ट्रियों में, इनका जो 14 घंटे काम करेंगे फिर ये कब घर जाएंगे, कब अपना घर का काम करेंगे। तो बाबा साहब वो लड़ाई लड़ रहे थे और बाबा साहब की वो लड़ाई सफल भी हुई। बाबा साहब ने 14 घंटे का जो काम लेते थे अंग्रेज, उसको बीकानेर राजस्थान चलना है जी। डॉक्टर साहब कुछ देर में बताऊंगा मैं, एक बार लाइव खत्म कर देते हैं, फिर आप ऑनलाइन रहना, मैं कॉल करूंगा आपके पास। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय इस संघर्ष में लगे हुए थे और उन्होंने उधर तो ये भारत छोड़ो आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन बाबा साहब ने 1942 में मजदूरों के लिए जो 14 घंटे काम करते थे मजदूर, उनका काम 8 घंटे की उनकी ड्यूटी करवाई। चाहे उसमें गवर्नमेंट सर्विस थी, खाद्यान्न थे, फैक्ट्री थी, जो कुछ भी था। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि
सैलरी भी जो मिल रही है वही मिलेगी। जो 14 घंटे में जितनी इन्हें सैलरी मिलती है वही सैलरी इन्हें 8 घंटे में मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास कॉल करूंगा जो ही लाइव खत्म होता है। तो बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम किया, और उसमें कोई ये नहीं कि मजदूर किसी खास जाति के मजदूर थे या ये काम किसी जाति के आधार पर हुआ हो। उसमें हर वर्ग के मजदूर सभी के लिए 8 घंटे का प्रावधान करवाया। ये बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी जैसे, इन लोगों के साथ नहीं थे, बल्कि जो वंचित जो समाज था उनके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। वंचित समाज का मतलब सिर्फ यही है, वंचित समाज का मतलब किसी जाति से भी नहीं है, किसी जाति से भी नहीं है। जैसे कि मजदूर है, मजदूर तो डियर फ्रेंड्स हर कास्ट में है, सभी के लिए काम किया। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर जो वो काम करते हैं 1943 में, वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था जो थी उसमें महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन नहीं मिलता था। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रयास किया और सफलता भी हासिल की कि महिला और पुरुष को बराबर वेतन मिलना चाहिए। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई कास्टिज्म के आधार पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे गलत फहमियां फैला दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी विशेष वर्ग के लिए काम करते थे। ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए काम किया है। अच्छा, समान वेतन के लिए प्रयास किया, और जो प्रयास किया डियर फ्रेंड्स कि जो जोखिम जहां पर है, जैसे खदानों में पहाड़ों की तुड़वाई है, पहाड़ तोड़ते थे, खदानों से कोयला कूदता था, पत्थर निकलते थे। ऐसी जो मतलब जोखिम भरी जो जगह है वहां पर महिलाएं काम नहीं करेंगी। नहीं, अंग्रेज जोखिम भरे काम भी महिलाओं से करवाते थे। और साथियों, जो प्रसव काल होता है, यानी कि जिसे डिलीवरी टाइम बोलते हैं, यानी कि मैटरनिटी यानी कि जब बच्चा होता है, तो उसमें जो अवकाश मिलते हैं, छुट्टियां जो मिलती हैं, ये महिलाओं के लिए बाबा साहब की देन है। उन्होंने संघर्ष किया, उसमें कास्टिज्म नहीं था। चाहे किसी भी कास्ट से महिला है, उसे प्रसव काल में छुट्टियां देगी सरकार, और उसका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। ये बाबा साहब की देन है डियर फ्रेंड्स, ये जितने कानून है। और ये कानून भारत आजाद होने से पहले के हैं, और पहले बाबा साहब ने ये काम कर दिए तो कर दिए, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब को कोई ये काम करने भी नहीं देते। इसीलिए बाबा साहब इनके आंदोलनों से दूर रहकर जो समाज के जो मेन मुद्दे थे वो उठाए हुए थे। अब ये काम किया कि वे जो प्रसव काल है, यानी जिसे सीधी सी भाषा में बता दूं, कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो ये वर्ड नहीं कैच कर रहे होंगे, जिन्हें जापा बोल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो छुट्टियां मिलती हैं वो बाबा साहब की देन है, और उसमें जो सैलरी नहीं कटती यानी तनख्वाह नहीं कटती, वो सारी देन बाबा साहब की है।
फिर साथियों, आप कानून देखते होंगे कि अगर कोई श्रमिक, कोई मजदूर है, वो उसकी काम करते हुए डेथ हो जाती है, काम के दौरान अगर डेथ हो जाती है, उसे जो बीमा दिया जाता है, जैसे पैसे मिलते हैं, ये बाबा साहब की देन है। यहां पर कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी में सहयोग नहीं किया और बाबा साहब को मान सम्मान इतना दिया जा रहा है, तो उन लोगों को पहले एक बार ये सोच लेना चाहिए कि जिस समय ये चीजें चल रही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने मुद्दे सुलझाए हैं, मुद्दे कितने सुलझाए हैं, कैसे कैसे चीजें उन्होंने कर दी। अगर बाबा साहब उस समय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते और इन मुद्दों को छोड़ देते, भारत तो आजाद हो जाता, मतलब हो सकता है कि कुछ समय पहले आजाद हो जाता, अभी 5-4 साल पहले आजाद हो जाता। लेकिन आजाद होने के बाद अगर बाबा साहब ये आवाज उठाते, नेहरू, क्योंकि उस आजादी के बाद तो सभी को पता है कि नेहरू के हाथ में कमान आनी थी, ये पहले ही पता था लोगों को, बाबा साहब को भी पहले ही पता था, और बाबा साहब को यह भी पता था कि बाद में ये काम नहीं हो सकते, क्योंकि जो थ्योरी है यही थ्योरी चलेगी जो अंग्रेजों ने चला रखी है। तो इस वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ना ही तो भगत सिंह के केस में रुचि ली। लोग आरोप लगाते हैं कि भाई इतने बड़े वकील थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उनके लिए जो मेन जो काम था, वो काम ये था साथियों कि ये जो शोषण हो रहा है यहाँ पर, या जो छुआछात है, वो सामाजिक जो बुराइयां थी उनको मिटाने में लगे हुए थे, और वो मिटानी बहुत जरूरी थी। अब आप एक बात देखिए, 8 घंटे की ड्यूटी है, कानूनी तरीके से 8 घंटे काम करना है, लेकिन आज कानून होते हुए भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर एक मजदूर से 12 घंटे काम लिया जाता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं वो 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। बहुत सारी जो कंपनीज, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। कानून होने के बावजूद भी ये हाल है। तो आप ये बताएं, अगर ये कानून नहीं होता तो कितना शोषण होता? कानून होते हुए भी शोषण हो रहा है। 8 घंटे ड्यूटी होने के बावजूद भी लोगों को 12-12 घंटे ड्यूटी आज भी देनी पड़ रही है। अगर कानून नहीं होता तो क्या होता? 12 की बजाय 18 घंटे भी काम करवाते लोग, क्योंकि कानून होने के बावजूद ही लोग नहीं डर रहे। तो ये वजह रही है साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय उन मुद्दों पर लगे हुए थे जो सुलझाने बहुत जरूरी थे, और बाबा साहब को ये पता था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, बाद में ये मुद्दे हल नहीं होंगे, क्योंकि बाद में आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब मेरे हिसाब से भी आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहां से ये आपको मैं बात बता देता हूं कि जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं, जो काम हुए हैं, ये बाबा साहब ने अंग्रेजों के राज में किए हैं। आजादी के बाद तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सिर्फ और सिर्फ एक बात मानी गई थी, और वो क्यों मानी गई थी वो भी मैं बता देता हूं आपको।
जातियां पूर्ण तरीके से बन चुकी थी। सरकारी दस्तावेज में हर व्यक्ति की जाति थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जाति आधार पर जनगणना शुरू कर रखी थी। तो जाति के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, जातियों को बांटा गया, भाई ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये आदिवासी हैं, ये जर्नल है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ऐसे इनको डिवाइड किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है। और जब रिजर्वेशन का बिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद में पेश कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल